मित्रों, गुड इवनिंग। रात्रि के 10:21 हो चुके हैं। जैसे कि हर रोज़ की तरह, डेली की तरह मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आता हूँ। यूपी टीजीटी, राजस्थान पीआईटी, इन सभी के लिए जो है हमारी वैकेंसी है, पोस्टें हैं ये। तो उनके लिए यूपी टीजीटी, जो भी हमारे यूपी टीजीटी वाले छात्र हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो यूपी टीजीटी और लिख दे रहा हूँ मैं, यूपी टीजीटी और पीटीआई राजस्थान और हम डाल सकते हैं केवीएस के लिए भी इस सीरीज को दे सकते हैं। केवीएस से भी इसमें है और यूपीएलटी की भी इससे तैयारी कर सकते हैं। यूपीएलटी तो ये इत्यादि चीज़ों के लिए हम इसमें देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो अभी तक जो भी मैंने वीडियो डाली हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की कुंजी हैं और हर परीक्षा में पूछे जाने वाली क्वेश्चंस हैं। और जो ये मैं सीरीज लेके आया हूँ आपको 40 क्वेश्चंस की, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हर विज्ञान, हर पेपर में, हर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चाहे वो राजस्थान पीटीआई हुआ, चाहे केबीसी हुआ, चाहे आपका यूपीटीजीटी हुआ, चाहे एलटी ग्रेड हुआ, यूपीपीएससी हुआ, यानी जिस भी आपके एग्ज़ाम में ये जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछे गए क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप यहाँ से आपको 1 या 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज की शुरुआत मैं करता हूँ और इसका आज की जो सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है हमारा कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। तो ये सबको मालूम है कि कोशिका का अध्ययन किसको कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी हमारा कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है साइटोलॉजी, मतलब पहला। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, आप जानती हैं, जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान यानी जिसे बोलते हैं जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी सम्मिलित है। हिस्टोलॉजी ऊतकी विज्ञान को कहते हैं, के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर के अंग हमारे भीतर यानी ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये हिस्टोलॉजी में आता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऊतकों की संरचना का। और बायोलॉजी में किसका किया जाता है, जूलॉजी और बॉटनी का। और कोशिका में किसका किया जाता है, साइटोलॉजी का। मैंने तीनों का आपको बता दिया भाई। इसमें हमारा बायोलॉजी में हमारा किया जाता है ऊतकों का, थोड़ा इसके बारे में बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजी में जूलॉजी जेड और बी का, और यहाँ पे टिश्यूज यानी टिश्यू ऊतक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बिल्डिंग मीन्स हम समझते हैं कि बिल्डिंग क्या है। तो बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग है क्या चीज़। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो पहले बिल्डिंग के बारे में देखेंगे यहाँ से। तो बिल्डिंग ब्लॉक के लिए जो कोशिका को समस्त जीवन के लिए मूल संरचना, कार्यात्मक तथा जैविक इकाई माना जाता है। इसलिए इसे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक को कहा जाता है। तो ये किसके लिए कहा जाता है, ये कहा जाता है सेल्स को यानी कोशिका को। सेल्स मीन्स यानी कि कोशिका को, हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पढ़ेंगे, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। सबको पता है, कई बार मैंने इसे बताया भी है और इसका सही आंसर है गोल्जी काय को कहा जाता है। शरीर के गोल्जी काय को कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कोशिका के श्रवणों का जैसे वर्णन है,
भंडारण है, इत्यादि चीज़ों के लिए स्टेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है कि इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान है। तो इसमें मिलान करना है। तो पहला हमारा है जैव ऊर्जा, दूसरा हमारा है स्वास्थ्य ऊर्जा, तीसरा हमारा है ऊर्जा, चौथा हमारा है पोषण। तो जो जैव ऊर्जा है ये तो सीधी सी बात है, किससे मिले, एटीपी से मिल रही है भाई, एटीपी से हो गया। और जो हमारी स्वास्थ्य ऊर्जा है ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य का मूल हो गया, अच्छे स्वास्थ्य का मूल हो गया ये हमारा, इसे हम बोलते हैं। और ऊर्जा तो हाँ पता ही है, ऊर्जा हमें किससे मिलती है भाई, ऊर्जा हमें मिलती है क्या, जीवन का आधार। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा तो जीवन का आधार है। और पोषण के लिए हमारा पता स्वास्थ्य की झलक, यानी कि दो, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। ऊतक के अध्ययन को अभी हमने बताया आपको, ऊतक के अध्ययन के लिए भी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया। अगर आपने सही से हमारी सीरीज को देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर ही लगा लें। देखिए दोस्तों, हमने ये सीरीज इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप अपने ट्रायल करते हैं कि आप कितने % आपने अपनी तैयारी की है 40 में से, और कमेंट्स में भी दिया करें कि आप हमारी सीरीज को जब करते हैं तो कितने क्वेश्चंस आप सही कर लेते हैं। इसलिए अब मैं थोड़ा समय देता हूँ आप लोगों को, पहले ऑप्शन नहीं बताता हूँ। आप अपने जो है अगर ज़्यादा तेज़ हैं तो आप वीडियो को रोक करके भी इसको अपना लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने आप को चेक करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में करिए कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए, बिल्कुल ईमानदारी से। ऊतक के अध्ययन को कहते हैं, तो अभी हमने बताया क्या, हिस्टोलॉजी, समझाया भी हिस्टोलॉजी में किसका होता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशी के अध्ययन मायोलॉजी, जबकि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी से होता है। मांसपेशियों का अध्ययन किससे किया जाता है, मायोलॉजी में मांसपेशियों का होता है, इसमें होता है मांसपेशियों का। मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें किसका होता है, मांसपेशियों का मायोलॉजी में। और साइटोलॉजी में तो अभी हमने बताया ही, ऊपर पहला ही क्वेश्चन था, कोशिका का होता है। किसका होता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, छठे क्वेश्चन की ओर। ऊतक कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ऊतक भाई किसे कहते हैं। तो ऊतक की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ये तो हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अंग उपस्थित होते हैं। कोशिका का ऐसा समूह जिसमें कोशिका उद्गम, आकृति, प्रवर्धन तथा कार्य की दृष्टि से समान हो, जब समान होंगे तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, और वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं, और जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो एक कोशिकीय कहलाते हैं। और ये आपको उदाहरण दे रहे हैं कि वो कौन कौन से जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो इसके लिए हमारी देखो कौन सी परिभाषा सही रहती है, तो इसमें हमारी परिभाषा रहती है समान रचना व समान कार्य व समान रचना। मैंने कहा ना, जो भी चीज़ समान कार्य समान रचना के लिए होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, सीधी की भाषा में हम समझ सकते हैं वो ऊतक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, 7वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कोशिका के समूह को कहते हैं, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। तो हमने अभी क्या कहा था कि जो कोशिकांश से में मिलकर बनता है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसे ऊतक कहते हैं। कोई एक कोशिकीय होता है, कोई बहुकोशिकीय होता है। बड़ी आसानी से अभी हमने आपको समझाया था, और जो भी हमारी वीडियो को सही से देख रहा होगा, मैं पक्का कर रहा हूँ कि उसका EPGT 176 जो हमारे पास 157 वैकेंसी हैं बालक वर्ग में, इसमें उसका एक बार सिलेक्शन होके रहेगा, पक्का 100% होके रहेगा। और दोस्तों हमारी वीडियो को अपने जितने मित्रों तक भेजना चाहें, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। वैसे तो चैनल पे बहुत लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है, मैं ज़्यादा ये भी नहीं कहता कि हम हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर इसलिए करने के लिए कहता हूँ जिससे कि आपके जो भी और मित्र हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपने अपने आप को जा सके। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी किताबों से अच्छे सिलेबस को नहीं मिल पाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये शुरुआत की है। और इसमें आप हमारा साथ दीजिए, अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका और अच्छे से मेहनत कराएंगे। हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए, और आप भी अपना मनोबल नहीं तोड़िएगा और आसानी से सीरीज को करते रहिए। जीवन
की सबसे छोटी इकाई है, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाई बताओ। हमारा जीवन हड्डी सबसे छोटी है, वो तक सबसे छोटा है नहीं है, मांसपेशी सबसे छोटी है नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। तो कोशिका ही तो होगी हमारी सबसे छोटी इकाई। कौन सी होगी, कोशिका हमारी सबसे छोटी इकाई होगी। हमारा शरीर असंख्य छोटे छोटे जीव इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कहते हैं, अब देखो वो ही आ गया फिर, कि हमारा शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो हमारा क्या कहलाता है भाई, कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, तो कोशिका चारों ओर से किससे घिरी होती है, ये हमें बताना है। तो हम इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, कोशिका के चारों ओर और कला, कोशिका कला या प्लाज्मा कला जिसे बोलते हैं, प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसके चारों ओर बनता है। या तो हम कोशिका कला या कोशिका कला कहते हैं, या प्लाज्मा कला कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनमें से जो हमारा मिल रहा है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का आदि कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सही ऑप्शन है। अगला नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसे कहते हैं, देखो अभी मैंने बताया, जिसने सही से हमारी वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर अपने आप ही बता देगा, उसे कोई भी चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा है साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, किसमें प्रोटीन की फैक्ट्री है भाई, किसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। सबसे ज़्यादा कौन प्रोटीन को संचित करता है, तो कला रहित कोशिकांग है, ये कला रहित कोशिकांग है। और जिसमें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं वो हमारा है राइबोसोम। क्या है भाई, राइबोसोम हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो इसमें भाई कौन सा है, तो ये वायु जीवन श्वसन। वायु मिलेगी तभी तो हमें जीवन मिलेगा, सीधी सी बात है। तो वायु जीवन श्वसन एक प्रकार का सेलुलर श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। भाई ऑक्सीजन ही तो है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन यानी सेलुलर श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो हम इससे बोल सकते हैं कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहते हैं, बहुत बढ़िया, तो अभी हमने बताया। तो वो हमारा क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ हमारी श्वसन की क्रिया उत्पन्न होती है। तो पैदा करने में का मुख्य केंद्र है भाई, ऊर्जा को पैदा करने का मुख्य केंद्र क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। इसे हम बिजली घर भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बिजली घर। इसको हम भाई जहाँ ऊर्जा होगी वहाँ तो हमारी बिजली घर भी हो जाएगा। तो बिजली घर की नाम से भी जाना जा सकता है, पावर हाउस तो कहते ही। तो पावर हाउस कहाँ होता है, बिजली घर में होता है। तो क्योंकि इन्हीं से ऑक्सीजन क्रिया का मुख्य घटक होता है, जो अभी हमने बताया। ऑक्सीजन की क्रिया में क्या होता है कि एडिनोसिन, मैं लिख दे रहा हूँ ADP, यहाँ से ADP भी संचित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है एडिनो, नोट कर लेना, कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है दोस्तों, ये भी हमें लिख लेना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। और इसके साथ साथ जिसे बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ATP और ADP दोनों निकलती है। तो ADP को कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसकी आप फुल फॉर्म आती हैं, कई बार पूछी गई हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये 13 का जो हमारा था, 14 का आंसर वो हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सही आंसर था। तो 15 के बारे में हम पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा पेशीय कोशिका का पावर हाउस है? अभी हमने पूछा, व्याख्या दी, तो सीधी सी बात है पावर हाउस इससे ऊपर भी पूछ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है तो किससे संबंधित है भाई? ऊर्जा से, बिजली से, तो सीधी सी बात है, ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है। ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है भाई माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊर्जा के बारे में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको लगाना है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल रट लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और हर परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है, अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसमें भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अभी हमने बताया था ऊर्जा उत्पादन में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? फिर से वही बात आ गई, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, कितनी बार देखो पूछा गया सवाल है, ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, इसलिए जितनी परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है उतनी बार मैंने इसे रखा है, जिससे कि आप समझ सकें कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है। और ये अलग अलग राजस्थान पीटीआई, केवीसी, यूपीजीडीसी, पीजीटी इत्यादि चीज़ों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जब बनता है तो ये हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इस सीरीज़ को जरूर देखें, पूरा देखें, पूरी सीरीज में हमारी महत्वपूर्ण है। और अब जो सीरीज हमारी आएंगी वो सभी क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण सीरीज आएंगी और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। यदि आप इसको देखते रहेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके नंबर 110, 115 से कम नहीं आएंगे। और थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो आप 120 भी क्रॉस कर सकते हैं। बस हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, रूटीन बनाए रखिए, समय अपना ध्यान रखिए। जितने टाइम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे जो भी आपने दिया पर डे दीजिए। कभी भी आप ब्रेक मत करिए जब तक कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। यदि आपने ब्रेक किया तो आप ही अपने भाग्य के भोगी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। फिर से वही क्वेश्चन सवाल आ गया ऊर्जा से। ये राजस्थान पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि क्वेश्चनों को कलेक्ट करके फिर आपके सामने बोलना करना, काफ़ी समय हमारा ख़त्म होता है। इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को आपको और वीडियोस देखनी है, महत्वपूर्ण वीडियो देखनी है तो आप सब्सक्राइब और शेयर, और अगर अच्छी लग रही है तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हमारा जो है हमें और वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। कोई भी व्यक्ति हमारे वीडियो को लाइक भी नहीं करता है और हमें लगता है कि शेयर भी नहीं करता है तो थोड़ा मनोबल टूटता है। मैं तो आप लोगों का मनोबल बढ़ाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो फिर वही आ गया क्वेश्चंस, बार बार इसी क्वेश्चंस को रिपीट हो रहा है और ये भी हमारा जो है यूपीजीटी में पूछा गया सवाल है। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? फिर से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया ये भी कहलाता है, क्या कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया? भाई ऐसा कौन सा शब्द है जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है कोशिका का ऊर्जा केंद्र। कोशिका का ऊर्जा केंद्र न्यू क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है कि इस बार ये बने। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो यहाँ से हमारा जो नियंत्रण कहाँ से होता है कोशिका का? न्यूक्लियस से होता है, केंद्रक से होता है। हमने पढ़ा है कि केंद्रक नाभिक न्यूक्लियस होता है जो कोशिका की क्रियाओं का निर्देशन करता है, पूरी कोशिका को चलाता है। नाभ की झिल्ली नाभिक को घेरे रहती है तथा कोशिका द्रव्य में से अलग करती है। नाभिक में 2 प्रमुख ढांचे विद्यमान रहते हैं जिसे क्रोमोसोम, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलॉजी। क्रोमोसोम तो सभी जानते ही हैं। दूसरा हमारा डीएनए, जीन्स का निर्माण होता है। आनुवंशिकता की मूल इकाइयाँ हैं जीन।
जो बच्चों में एक दूसरे के अवलक्षण को करती हैं। दूसरा हमारा होता है न्यूक्ली। ये ऐसे रूप हैं जो विशेष क्रोमोसोम के कुछ स्थानों पर आकार बनाते हैं। क्रोमोसोम्स जिसे बोलते हैं राइबोसोम्स में सहायक होते हैं, प्रोटीन और आरएनए का निर्मित करते हैं। ये प्रोटीन और आरएनए को निर्मित करते हैं। तो ये कोशिका के अंदर की बात हो गई। इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु। नियंत्रण केंद्र बिंदु फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी हमारा अभी हमने फुल डिटेल आपको बता दी। तो जब फुल डिटेल बता दी तो आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो न्यूक्लियस हो गया, इसका भी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल किस रंग का होता है। ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, इसमें तो हमें कुछ बताना ही नहीं है। हरे रंग का होता है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये हमारा होता है लाइसोसोम्स। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट जितना भी पदार्थ है इसे बोलते हैं सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल इंग्लिश में। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश में भी आना ज़रूरी है। इंग्लिश में वर्ड बहुत देते हैं जिससे हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं और कन्फ्यूजन होने के कारण क्वेश्चन गलत करते हैं। और गलत हमारा जब भी होगा जब हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं होगी। तो गार्बेज डिस्पोजल दो सेलुलर मतलब कोशिकाएं, गार्बेज मीन्स कूड़ा और डिस्पोजल मीन्स हटाना। मतलब कोशिकाओं में जो हमारा कूड़ा है उसको हटाना किसका काम है, लाइसोसोम का काम है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका के अंग की टूट फूट भागों को पचित कर कर कोशिका को साफ करता है, कोशिका के अंदर को साफ करता है। और आने वाले बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो भी आने वाले बैक्टीरिया हैं, भोजन हैं, पुराने अंग हैं, लाइसोसोम में चलते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो भी कार्बन पदार्थ को तोड़ने में सहायक होते हैं, सक्षम होते हैं, जो कार्बन पदार्थों को तोड़ देते हैं। दूसरी बात है एंजाइम अपनी कोशिका को पचित कर देते हैं और लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघात थैली कहते हैं, इसीलिए इसे आत्मघात थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहते हैं। अभी हमने लिखवाया। तो किसको कहते हैं भाई, गोल्जी काय ऑपरेटर को कहते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है गोल्जी काय ऑपरेटर्स, नहीं सॉरी लाइसोसोम। अभी हमने बताया लाइसोसोम, सॉरी थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो गया था। तो हाँ यहाँ पे हम अपने उत्तर को सुधार कर लाइसोसोम, अभी मैंने बताया आपको लाइसोसोम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए। एटीपी इनमें भंडारित रहता है। एटीपी भाई क्या भंडारित रहता है भाई, एटीपी में क्या भंडारित रहता है। तो ये क्वेश्चंस में हम बताएंगे आपको कि जो एटीपी है एंडोट्राइफॉस्फेट एक उच्च ऊर्जा अणु यानी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और ये सामान्यतया शरीर की सभी कोशिकाओं में भंडारित रहता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में। हालांकि इसका अत्यधिक मात्रा में संचय मांसपेशियों कोशिकाओं में होता है जिसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में प्रयुक्त ऊर्जा के रूप में होता है। इसके बाद उनका आयु द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है कोई भी नहीं है क्योंकि ये राजस्थान पीटीआई में आया था, ये गलत था। तो यहाँ पे हम अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर हमारा ऊर्जा, उच्च ऊर्जा अणु है। कैसा है, ऊर्जा अणु। अगर ऊर्जा अणु आपके लिए आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है एटीपी के लिए, तो आपको ये ऑप्शन सही होगा। बाकी हमारे सभी ऑप्शन गलत हैं, इसे कट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ऊर्जा, बड़ा ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन। इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचानना और उनमें अंतर किया जा सकता है। इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचानना, उनमें से अंतर किया जा सकता है। चलिए सोचते बताइए भाई कौन सा आंसर होगा इसमें।
मैं आपको थोड़ा समझ देता हूँ किसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो देखो कोई भी होता है, ये हम किसी का करते हैं जो छाया चित्र द्वारा, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। हम कैसे पहचान लेंगे कि ये इसकी परछाई, मैंने बहुत से देखे हैं आदमी सेम टू सेम लगते हैं। शरीर के प्रकार द्वारा, शरीर की बनावट के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। विद्यालय कार्ड द्वारा नहीं कर सकते भाई, वो कोई किसी का भी बाप होता। लेकिन अगर हम उसका डीएनए टेस्ट चलाएं तो हम बिल्कुल रूप से कह सकते हैं कि हाँ ये इसी का है। तो डीएनए के जाँच के आधार पर ही हम व्यक्ति की पहचान और उसमें अंतर किया जा सकता है। डीएनए के रूप चित्र की खोज किसने की, डीएनए की खोज किसने की? तो जेम्स, यहाँ से एक हम और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जेम्स वाटसन थे जिन्होंने डीएनए की, और फ्रांसिस क्रिक, दो लोग थे। यहाँ पे हम और लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने की थी डीएनए की खोज। कब की थी? 1953 में की थी। कब की थी? 1953 में। इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार के दिया गया। 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1962 में नोबेल पुरस्कार से दोनों को नवाजा गया। तो इतनी डिटेल मैंने आपको बताई है इस क्वेश्चन के बारे में, इसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजाति विशेषता का महत्व संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसने दी है भाई? वंशानुक्रम, तो ये हमारे थे बीएन झा, यानी डी नंबर हमारा आंसर नंबर सही है। इन्होंने वंशानुक्रम या वंशगत की जैविक क्रियाओं के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा वंशा की अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वंशानुक्रम की अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं। तो परिभाषाओं को हम रट लेंगे, ये आनी हैं। ये आपके डाटा बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैविक प्रक्रिया कौन सी है? तो जैविक प्रक्रिया कौन सी है ये आप बताओ, जैविक प्रक्रिया कौन सी है? तो जैविक तो प्रक्रिया भाई किस में होगी? वंशानुक्रम में होगी जैविक प्रक्रिया। डीएनए का पूरा नाम अभी हमने बताया, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम, 34 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 34 क्वेश्चन में है, जो आधुनिक विशेषता रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती है, वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रण होती हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई बताओ? भाई क्या आएगा? जीन कहा जाएगा। तो जीन क्या होते हैं? तो जीन होते हैं जो लक्षण माता पिता के संतानों में पहुंचते हैं, यानी अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण की विशेषता रक्त वर्ग, त्वचा और बाल मानसिक दक्षताओं से मिलती है। रंग मिलेगा, रूप मिलेगा, उसका चेहरा मैच होगा, नाक कान आँख आपने देखा है कि आपकी जो है रूपरेखा आपकी माँ या पिता या भाई से भाई से मिलती होगी। ऐसी है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या भाई कितनी होती है? सबको पता है, सबने पढ़ा है, बायोलॉजी के छात्रों के सबको पता होगा, 23 जोड़ी। और क्रोमोसोम क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। इसके बारे में बहुत बड़ी कथा है, आप लोग पढ़ लेना। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को कौन प्रभावित करता है भाई? किससे वृद्धि रुक जाती होगी हमारी? आनुवांशिकता से, पर्यावरण से, जलवायु से? भाई सभी करते हैं, सभी हमारी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिक भी करता है, जल भी करता है, पर्यावरण भी करता है, सब रोकते हैं भाई हमारी वृद्धि को। हमारी वृद्धि नहीं होने देते। अगर आनुवांशिक लक्षण भी हमारे खराब हैं, पतले दुबले, तो हम रहेंगे। पर्यावरण बेकार है तो भी हम बीमार रहेंगे। जल खराब है तो जलवायु अगर खराब है तब भी हम बीमार रहेंगे। तो हमारी वृद्धि नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं। व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं व्यक्तिगत भेद के? तो इसमें तो दो ही चीज़ें। व्यक्तिगत जो भेद होता है वो तो वहाँ वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव के होते हैं, क्योंकि शारीरिक दक्षता होता है। और व्यक्तिगत भेद विशेष व्यक्ति के कारण है, और इसको प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम और वातावरण होते हैं। दोनों का योगदान है। लेफ्टिन के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, इन्होंने परिभाषा दी थी कि पैतृक गुण, पैतृक तो जानते हैं, या जेनेटिक
मेकअप की नींव पर व्यक्ति टिका है, इसी पर उनके व्यवहार का निर्माण होता है। वातावरण सभी स्थितियों को व्यक्ति को प्रभावित करता है। वातावरण में सभी कुछ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? तो शारीरिक भिन्नता भाई कैसी होती है? इसमें देखो, पहला तो हमारा किससे होगी? अनुवांशिक से भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और अनुवांशिक से हो जाएगी आराम से। तो अनुवांशिक से होगी भाई, अनुवांशिक से तो शारीरिक भिन्नता हो जाएगी। और हमारी वातावरण से भी हो सकती है भाई, जन्म स्थान से नहीं हो सकती है। तो इसमें भाई दोनों क्वेश्चन हमारे, दोनों के आंसर सही हैं। यहाँ भी थोड़ा ये क्वेश्चन स्टार में है, डाउट में है, ये भी जो है गलत में है। तो दोनों हमारे हो जाएंगे। वातावरण से भी हमारा शरीर की बनावट भिन्न अलग हो सकती है, और अनुवांशिक का लक्षण हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वातावरण अनुवांशिक दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 39, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है, ये हमें बताना है 39 का। तो क्या हो सकता है प्रमुख कारण? तो मैंने अभी बताया आपको, वंशानुक्रम और वातावरण। अभी आपने बताया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णता में व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं कर पाता है? तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है लाल व काले रंग का भेद नहीं कर पाता। सॉरी, ये भी हमारा क्वेश्चन है, इसमें आंसर लाल व हरा। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इसी के साथ में दोस्तों हमारी सीरीज समाप्त हुई। और मैंने आपसे जैसा कहा है, हर प्रत्येक दिन आपको हमारी सीरीज़ के वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। बस केवल आप लोग हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर नहीं कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन बार बार यही कर रहे हैं कि आप जितने भी साथी हैं हमारी वीडियो का लाभ लें, और हमारी वीडियो को आप शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नई वीडियो हम आपको भेजें बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपकी नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और तुरंत आप उसको देख सकें। धन्यवाद।